आप सुन रहे हैं माँ कुंडलिनी अंतर यात्रा की माँ का छठा अध्याय। अब तक हमने माँ के उठने के रास्ते, जागरण के संकेत, लहरें, डार्क नाइट और फिर इंटीग्रेशन, रिश्तों, काम, पैसे और चक्रों में सब पर बात की। अब सवाल थोड़ा बदलता है। अब बात सिर्फ यह नहीं कि माँ जागी या नहीं, अब बात है माँ की जागी हुई शक्ति का आप क्या कर रहे हैं। यहीं से असली परीक्षा शुरू होती है। क्या यह शक्ति आपके ईगो का नया खिलौना बनती है या यह धीरे धीरे आपके धर्म और सेवा में बदलती है। कई कुंडलिनी गाइड्स और रिसर्चर्स इसी पॉइंट पर सबसे ज़्यादा वार्निंग देते हैं। एवेकनिंग के बाद सबसे सटल खतरे एनर्जी नहीं, ईगो ट्रैप्स हैं। आज के इस पार्ट 1 में हम 3 चीज़ों को गहराई से छुएंगे। ईगो के नए रूप, इन्फ्लेशन, डेफ्लेशन, स्पिरिचुअल आइडेंटिटी, स्पिरिचुअल बाईपास, जब स्पिरिचुअलिटी दर्द से भागने का तरीका बन जाती है, माँ की अदालत, ईमानदार सेल्फ इंक्वायरी, जहाँ आप खुद को साफ साफ देखते हैं। पार्ट 2 में यहीं से आगे बढ़ेंगे, एथिक्स, धर्म, सेवा, मिसयूज और सर्विस के फ्रेमवर्क्स के साथ। बहुत से सीकर्स के मन में एक सीक्रेट फैंटेसी होती है, जिस दिन मेरी कुंडलिनी पूरी तरह जाग जाएगी उसी दिन ईगो खत्म हो जाएगा, मैं बस प्योर कॉन्शियसनेस बन जाऊंगा। लेकिन जो लोग सालों से कुंडलिनी प्रोसेस के साथ काम कर रहे हैं वो कुछ और बताते हैं। ईगो अक्सर नहीं मरता, वह बस नया रोल पकड़ लेता है। पहले उसकी कहानी थी, मैं फेलियर हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं खूबसूरत हूँ, मैं बेकार हूँ। अवेकनिंग के बाद वही ईगो कह सकता है, मैं जाग गया हूँ, बाकी अभी सो रहे हैं। मेरे एक्सपीरियंसेस सबसे खास हैं, मेरी सफरिंग सबसे गहरी है, कोई समझ नहीं सकता। पिटफॉल्स ऑन द पाथ जैसे लेखों में 2 मेन पैटर्न्स डिस्क्राइब किए गए हैं। इन्फ्लेशन, अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, नॉलेज या पावर्स को इतना बड़ा बनाना कि आप खुद को दूसरों से ऊपर, चोजन या स्पेशल मानने लगें। डिफ्लेशन, खुद को इतना ब्रोकन, कर्स्ड या यूनिकली दुखी मान लेना कि आप भी अपनी कहानी के सेंटर में ही रह जाते हैं, बस इस बार विक्टिम के रूप में। दोनों ही केस में सेंटेंस के बीच में मैं बैठा है, पहले मैं खास या मैं यूनिकली बेकार। माँ कुंडलिनी की इंटेलिजेंस बार बार इसी मैं को छूती है, कभी धीरे कभी जोर से, ताकि यह देखा जा सके कि यह भी एक कहानी है, एब्सोल्यूट नहीं। दूसरा बड़ा ट्रैप है स्पिरिचुअल बाईपास। स्पिरिचुअल बाईपास का मतलब है स्पिरिचुअल आइडियाज, एक्सपीरियंसेस, प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल इसीलिए करना कि आपको अपने इमोशनल पेन, ट्रॉमा, शैडो और रिलेशनल इश्यूज फेस न करने पड़े। साधारण भाषा में नीचे की गंदी जगह साफ करने की बजाय सीधे टेरेस पर जाकर सूरज देखना। कुछ आम रूप, एक, सब माया है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। कोई ब्रेकअप हो, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट हो, पुराना ट्रॉमा ट्रिगर हो और रिस्पॉन्स हो, सब माया है। मैं डिटैच्ड हूँ, मुझे कुछ नहीं होता। अगर सच में कुछ नहीं होता तो रात को दिल क्यों भारी है? क्यों बॉडी में टाइटनिंग और रेस्टलेस एनर्जी है? क्यों बार बार वही सीन माइंड में लूप हो रहा है? इंटीग्रेशन टीचर्स जैसे करलिया कहती हैं, अगर बॉडी और इमोशंस अभी भी रॉ हैं पर माइंड कह रहा है आई फॉरगिव, आई एम बियॉन्ड दिस, तो ये रियल ट्रांसेंडेंस नहीं, बाईपास है। 2, ये उनका कर्मा है, मेरा क्या? किसी ने हर्ट किया या आप इनजस्टिस विटनेस कर रहे हैं, तुरंत स्टेटमेंट, उनका कार्मा है। मेरी वाइब्रेशन हाई है, मुझे इन्वॉल्व नहीं होना। कभी कभी यह विजडम हो सकता है, हर जगह रिएक्ट करना हेल्थी नहीं, लेकिन कई बार यह ज़रूरी बाउंड्रीज और एक्शन से भागने की लैंग्वेज भी बन जाता है। कुंडलिनी पाठ पर एथिक्स वाले टीचर्स कहते हैं, अवेयरनेस बढ़ने का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना नहीं, बल्कि क्लैरिटी के साथ एक्ट करना है। जहाँ ना बोलना है वहाँ साफ ना, जहाँ स्टैंड लेना है वहाँ ग्राउंडेड स्टैंड। 3, मैं बस हाई स्टेट्स में रहना चाहता हूँ। कुछ सीकर्स बॉडी थेरेपी, शैडो वर्क, रिलेशनशिप वर्क, इन सबको नीचे की चीज़ें मानते हैं। उन्हें सिर्फ समाधि, विजन्स, एनर्जीज चाहिए। पिटफॉल्स आर्टिकल क्लियरली कहता है, अगर कोई व्यक्ति सिर्फ हायर चक्रास में रहना चाहता है और रूट, पावर, हार्ट के काम से भागता है तो कुंडलिनी प्रोसेस इम्बैलेंस में है। व्हेन कुंडलिनी अवेकिंस जैसे सपोर्ट वर्कर्स नोट करते हैं,
ऐसे केसेस में बाद में ज़्यादा सीवियर क्राइसिस आते हैं क्योंकि अनरिजॉल्व्ड मटेरियल नीचे से पुश करता रहता है। कोई भी बाईपास शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा फील करा सकता है। आपको जाएगा कि मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, मैंने सब छोड़ दिया। लेकिन रिसर्च और क्लिनिकल एक्सपीरियंस कुछ और दिखाते हैं। अनप्रोसेस्ड इमोशंस, मेमोरीज, वुंड्स बॉडी और साइकी में फ्रोजन इंप्रेशंस की तरह जमा हो जाते हैं। कुंडलिनी अवेकनिंग उन फ्रोजन लेयर्स को हीट की तरह पिघलाना शुरू करती है। इसीलिए कई लोग रिपोर्ट करते हैं अचानक एंजाइटी, अनएक्सप्लेन्ड पेन्स, इंटेंस ड्रीम्स, स्ट्रॉन्ग इमोशनल स्विंग्स। अगर इस दौरान भी पर्सन सिर्फ हाई स्टेट्स चेस करे और ग्राउंडिंग थेरेपी सपोर्ट न ले तो प्रोसेस बहुत ओवरवेलमिंग हो सकता है, कभी कभी साइकोसिस, डिसोसिएशन या नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन तक। करेलिया और दूसरे इंटीग्रेशन गाइड्स कहते हैं कुंडलिनी अवेकनिंग को बेस्ट मैनेज करने का तरीका है इसे सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं, होल पर्सन प्रोसेस मानना। बॉडी, माइंड, ट्रॉमा, रिलेशनशिप, लाइफस्टाइल सबको साथ लेकर चलना। मतलब ज़रूरत हो तो थेरेप्यूटिक हेल्प लेना वीकनेस नहीं। डॉक्टर से चेकअप करवाना अवेकनिंग को कम नहीं करता। नर्वस सिस्टम रेगुलेशन सीखना उतना ही सेक्रेड है जितना मांट्रा जपा। अब ईगो के दो एक्सट्रीम्स पर थोड़ा और जूम इन करते हैं, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। वेन इन्फ्लेशन, मैं स्पेशल अवेकेंड सोल हूँ। कुछ पॉसिबल संकेत आप बार बार अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं। हर कॉन्वर्सेशन में मेरी ऊर्जा ऐसे उठी, मुझे ऐसे विजन्स आए, मैंने ये स्टेट फील की, और सटली यह एक्सपेक्टेशन कि लोग इम्प्रेस हों। ऑर्डिनरी फीडबैक से इरिटेशन, अगर कोई पूछ ले क्या ये मेडिकल भी हो सकता है या तुम्हारे काम और रिश्तों में क्या चेंज आया, तो इंस्टेंट डिफेंसिवनेस, तुम जागे नहीं हो, तुम नहीं समझोगे। अपने को स्पॉन्टेनियसली गुरु मान लेना, दूसरों की बाउंड्रीज, रेडीनेस और सेफ्टी कंसिडर किए बिना हेवी एनर्जी वर्क, एडवाइस या दीक्षा देने लगना। इन सब में अंडरलाइंग सेंस ये है, मेरे साथ जो हो रहा है वो इतना स्पेशल है कि नॉर्मल रूल्स मुझ पर अप्लाई नहीं होते। कॉन्शियसनेस कोशिएंट लेख वार्न करता है। ऐसे केसेस में अक्सर जल्दी या देर से रियलिटी चेक आता है। हेल्थ स्केयर, रिलेशनशिप कोलैप्स, फाइनेंशियल क्राइसिस, ताकि इन्फ्लेटेड बलून पंक्चर हो सके। डू डिफ्लेशन, मेरी सफरिंग यूनिकली वर्स्ट है। दूसरा एक्सट्रीम, मेरी जर्नी सबसे खराब है, किसी और को इतनी मुश्किल नहीं हुई। बाकी लोग आराम से इंटीग्रेट कर लेते हैं, मैं ही परमानेंटली स्टक हूँ। यहाँ भी फोकस मैं है, बस स्पेशलनेस नेगेटिव फॉर्म में है। आमतौर पर इसमें कंपैरिजन, आइसोलेशन, हेल्प लेने से रेजिस्टेंस और नोबडी कैन अंडरस्टैंड मी वाली कहानी होती है। इंटीग्रेशन का जेंटल मैसेज यहाँ है, आपका दर्द रियल और ऑनर्ड है, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। दुनिया भर में हजारों लोग डीप कुंडलिनी जर्नी से गुजर रहे हैं। हर किसी की यूनिक है, पर कोई भी पूरी तरह अकेली कैटेगरी नहीं। माँ की नज़र से इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों ही इल्यूजन्स हैं। वह आपको बीच की जगह पर बुलाती है, जहाँ आप एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, मेरे साथ कुछ खास हो रहा है, और हाँ, मैं भी बाकी इंसानों की तरह अभी भी सीख रहा हूँ, गिर रहा हूँ, उठ रहा हूँ। अब प्रैक्टिकल हिस्से पर आते हैं। आप कैसे पहचानेंगे कि आपके अंदर बाईपास इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन कहाँ चल रहा है? इंटीग्रेशन टीचर्स कुछ सिंपल लेकिन पावरफुल क्वेश्चन सजेस्ट करते हैं। 1. मैं अभी किससे भाग रही हूँ? दिन में 1-2 बार खुद से पूछिए, मैं किस भावना से भाग रहा हूँ? जैसे गिल्ट, शर्म, गुस्सा, लोनलीनेस। मैं किस कॉन्वर्सेशन से भाग रहा हूँ? किसी से सच बोलना, माफ़ी मांगना, बाउंड्री रखना। मैं किस काम जिम्मेदारी से भाग रहा हूँ? अगर आप नोटिस करें कि हर बार एस्केप पैटर्न के साथ आप हाई स्पिरिचुअल कंटेंट, इंटेंस प्रैक्टिस या मैं विटनेस हूँ लैंग्वेज में जंप करते हैं, तो यह बाईपास का साइन हो सकता है। 2. मेरे लिए सच में हार्ड काम क्या है? कुछ लोगों के लिए 3 घंटे ध्यान करना ईजी है, लेकिन फैमिली के साथ ईमानदार बात करना हार्ड है। कुछ के लिए सबको एडवाइस देना ईजी है, लेकिन खुद काउंसलर के पास जाना हार्ड है। हार्ड थिंग दिखाता है आपके ग्रोथ एज को, जहां माँ अभी आपको काम पर लगा रही हैं। 3.
मैं अपने अवेकनिंग से कौन सी स्टोरी बना रहा हूँ? अपने आप से पूछिए, मेरी इंटरनल कहानी क्या है? मैं चोजन हूँ, मैं डूम्ड हूँ, मेरे पास आंसर्स हैं, मेरे साथ बिगेस्ट इनजस्टिस है। क्या आप इस स्टोरी को थोड़ा लूज कर सकते हैं? कह सकते हैं ये अभी मेरी कहानी है, लेकिन माँ रोज नए चैप्टर लिख रही हैं। पर मेरे जागरण से मेरे आसपास के लोगों को क्या फायदा हुआ? ये सवाल अनकंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन बेहद साफ है। क्या अब मैं थोड़ा कम लाए बोलता हूँ? क्या मैं थोड़ा कम रिएक्ट करता हूँ? क्या मैं ज़्यादा सुनता हूँ, कम इंटरप्ट करता हूँ? क्या मेरे काम में इंटीग्रिटी बढ़ी है? क्या कोई मुझे बता सकता है कि मेरी प्रेजेंस से उन्हें थोड़ा सेफर या सुना हुआ लगता है? अगर जवाब हाँ की दिशा में है, तो माँ की शक्ति ऑलरेडी सर्व कर रही है, चाहे एक्सपीरियंसेस यूज हों या नहीं। अब एक गहरा सिंपल अभ्यास करेंगे, जिससे ये बातें कॉन्सेप्ट से उतरकर थोड़ी बॉडी लेवल अवेयरनेस में जाएं। अगर आप सेफ जगह पर हैं तो आंखें हल्के से बंद कर सकते हैं, वरना बस इमेजिनेशन के साथ सुनिए। चरण 1, एक शांत हॉल और माँ की उपस्थिति कल्पना कीजिए। आप एक बड़े शांत हॉल में खड़े हैं। दीवारें नहीं दिख रही, बस एक लंबी नरम गोल्डन सी रोशनी हर तरफ फैली हुई है। हॉल के सामने की तरफ आपको माँ कुंडलिनी की प्रेजेंस महसूस होती है। कोई भारी मूर्ति नहीं, बल्कि एक बड़ी लुमिनस माँ की अवेयरनेस, जो सब देख रही है लेकिन जज नहीं कर रही। ये जगह अदालत की तरह है, पर यहाँ कोई सज्जा नहीं, सिर्फ सच है। चरण 2, अपने 3 रूप देखना। अब इमेजिन कीजिए कि आपके 3 वर्जन आपके सामने खड़े हैं। पहला, सीकर, जो सच में जानना चाहता, आज ये चाहती है, जो ईमानदारी से स्ट्रगल कर रहा है। दूसरा, परफॉर्मर, जो लोगों के सामने स्पिरिचुअल इमेज मेंटेन करता है, सोशल मीडिया, सत्संग, फ्रेंड्स के बीच। तीसरा, अवॉइडर, जो अनकंफर्टेबल फीलिंग्स और काम से भागने के लिए स्पिरिचुअलिटी, बिजीनेस या नमनेस का यूज करता है। इन तीनों को बारी बारी से डिटेल में देखिए। सीकर, थोड़ा थका हुआ पर जेन्युइनली क्यूरियस। परफॉर्मर, बाहर से कॉन्फिडेंट, चमकदार, अंदर से थोड़ा एंग्शियस कि लोग क्या सोचेंगे। अवॉइडर, बॉडी थोड़ा टाइट, शायद थोड़ा गुस्सा या सुन्नापन लिए हुए, जो कहना चाहता है, मुझे अकेला छोड़ दो। माँ इन तीनों को एक एक करके देखती है, न प्यार कम न ज्यादा, बस पूरा का पूरा देखती है। चरण 3, माँ से ऑनेस्ट बात अब मन ही मन कहिए। माँ, मेरे भीतर ये तीनों हैं। कभी मैं सच्चा सीकर हूँ, कभी मैं परफॉर्मर, कभी मैं अवॉइडर। आप मुझे अभी दिखाइए कि इस समय मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा कौन बोल रहा है। थोड़ी देर वेट कीजिए, शायद कोई मेमोरी आए, कोई सीन जहां आपने शो किया या भागे या सच में खुले। जो भी फर्स्ट इमेज या फीलिंग आए, उसे क्वाइटली नोट कर लीजिए। ये माइंड का इमेजिनेशन भी हो सकता है, ये माँ की हिंट भी हो सकती है, दोनों से सीख मिल सकती है। फिर कहिए, जहाँ मैं ज़्यादा परफॉर्म कर रही हूँ, वहाँ मुझे ऑथेंटिसिटी दीजिए। जहाँ मैं ज़्यादा अवॉइड कर रही हूँ, वहाँ मुझे थोड़ी हिम्मत दीजिए, ताकि मैं दर्द और रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागूं नहीं। और जहाँ मैं सच में आपसे और ट्रूथ से जुड़ना चाहती हूँ, वहाँ मुझे गाइडेंस और भरोसा दीजिए। कुछ सांसों तक बस इसी भाव में रहें, जैसे आप माँ की आंखों में और माँ आपकी आंखों में देख रही हो। चरण 4, एक छोटा रियल लाइफ स्टेप चुनना। अब अपने डे टू डे लाइफ की याद कीजिए। आज या कल का दिन इमेजिन करें। एक छोटी सी जगह चुनिए जहां आप अक्सर परफॉर्म या अवॉइड करते हैं, जैसे कोई रिश्तेदार, पार्टनर, दोस्त या कोई काम, कोई आदत। मन ही मन कहिए, माँ, कल या आज ही मैं इसी एक जगह पर थोड़ा कम परफॉर्म करूँगी और थोड़ा कम भागूंगी। मैं थोड़ी ज़्यादा सच्चाई प्रैक्टिस करूँगी। बस एक छोटी बातचीत, एक ईमानदार सेंटेंस, एक छोटा सा ना या हाँ। इसको किसी बड़ा प्रोजेक्ट मत बनाइए, बस एक छोटा स्टेप, लेकिन रियल वर्ल्ड में। अब धीरे धीरे अपने पैरों को महसूस करें, हाथ, चेहरा, कमरे की साउंड्स। जब ठीक लगे, आंखें खोल लीजिए। यहीं पर एपिसोड 6 पार्ट 1 को रोकते हैं, ताकि अगला पार्ट 2 सीधे इसी ईमानदारी से आगे बढ़ सके। एथिक्स, धर्मा, सेवा, मिसयूज और सर्विस के और प्रैक्टिकल डिमेंशंस के साथ।
अगली कड़ी में हम देखेंगे कि माँ की जागी हुई शक्ति के साथ सेक्सुअल, फाइनेंशियल और पावर बाउंड्रीज कैसी होनी चाहिए। गुरु, हीलर, टीचर वाले रोल्स में कौन से रेड फ्लैग्स हैं और धर्मा प्लस सेवा को मॉडर्न इंडियन लाइफ, परिवार, पैसे के बीच कैसे डिज़ाइन किया जा सकता है ताकि अम्मा की ऊर्जा सच में दुनिया में ब्लेसिंग की तरह बहे, न कि ईगो प्रोजेक्ट बन जाए। जहाँ भी एनर्जी, कैरिज्मा और वल्नरेबिलिटी होती है वहाँ मिसयूज का रिस्क भी होता है। ये सिर्फ कुंडलिनी की दुनिया में नहीं, हर स्पिरिचुअल परंपरा में हुआ है। कुंडलिनी फोकस्ड कम्युनिटीज में दुनिया भर में डॉक्यूमेंटेड केसेस हैं। कैरिज्मेटिक टीचर्स जिन पर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, अब्यूज ऑफ पावर और फिनेंशियल मैनिपुलेशन के आरोप लगे। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जहां सुबह 3:30 बजे से इंटेंस प्रैक्टिसेस, दिन भर अनपेड सेवा और भारी फाइनेंशियल प्रेशर को डिसिप्लिन कहा गया। ये सब स्कारी एग्जाम्पल्स इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि वो साफ दिखाते हैं कुंडलिनी की भाषा हमेशा सेफ नहीं होती अगर टीचर और सिस्टम ग्राउंडेड न हो। कुछ कॉमन अब्यूज पैटर्न्स: मैं गुरु हूँ, मेरा टच हीलिंग है, और इसी नाम पर सेक्सुअल बाउंड्रीज तोड़ दी जाती है। विद्यार्थियों की वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट की जाती है। यह ऊर्जा तुम्हें साफ कर रही है, इसलिए तुम्हें जो भी दर्द है सहो। जेन्युइन साइकोलॉजिकल क्राइसिस को प्यूरिफिकेशन कहकर मेडिकल थेरेपी हेल्प से रोका जाता है। मनी, लेबर, ब्लाइंड ओबीडियंस, अनसीवा। लोग फ्री या अंडरपेड काम करते रहते हैं, पैसे देते रहते हैं, बाउंड्रीज खत्म हो जाती हैं और यह सब सर्विस लैंग्वेज में पैक होता है। ये एग्जाम्पल्स एक्सट्रीम लग सकते हैं, लेकिन इन्हीं से हमें अपने और दूसरों की सेफ्टी के लिए कुछ क्लियर प्रिंसिपल्स मिलते हैं। kundaliniTeacher.com पर मैजिकल एथिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है: ईगो बेस्ड मैजिक। फ्री विल से दूसरों पर पावर चलाने की कोशिश, लव स्पेल्स, कंट्रोल फैंटेसीज, लोगों को अपनी इच्छा के हिसाब से बेंड करना, शक्ति बेस्ड फंक्शनिंग, डिवाइन विल के साथ अलाइनमेंट, नॉट माई विल बट दाइन बी डन वाला एटीट्यूड, जहां एनर्जी सिर्फ वहीं फ्लो करती है जहां वो सर्वहित में हो। इसका मतलब किसी के मन को बेंड करने के लिए एनर्जी, विजुअलाइजेशन, रिचुअल्स यूज करना अनएथिकल है, चाहे वह रोमांटिक हो, पैसा हो या स्टेटस। कुंडलिनी जागने के बाद इमेजिनेशन और एनर्जी इंटेंशन दोनों ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं। इसलिए टीचर्स एडवाइज करते हैं, डू नॉट फैंटासाइज अबाउट अदर पीपल बेंडिंग टू योर विल। एथिकल कंपास: नामस्ते, द डिवाइन इन मी ऑनर्स द डिवाइन इन यू। अगर मैं सच में दूसरे को डिवाइन एक्सप्रेशन मानता हूँ तो मैं उसे ऑब्जेक्ट या रिसोर्स की तरह यूज़ नहीं कर सकता। डेली ट्रांसलेशन: किसी भी एनर्जी वर्क में कंसेंट, क्लैरिटी और बाउंड्रीज इसेंशियल हैं। किसी भी रोल, टीचर, हीलर, गाइड में ट्रांसपेरेंसी, फीस, स्कोप, लिमिटेशंस और अकाउंटेबिलिटी ज़रूरी है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सेवा शब्द बहुत सेक्रेड है, लेकिन यही शब्द कभी कभी मैनिपुलेशन के लिए भी यूज़ होता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में डॉक्यूमेंटेड पैटर्न्स हैं, लोगों से बहुत ज़्यादा अनपेड लेबर करवाना। ये तुम्हारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए सेवा है। फिनेंशियल टाइटिंग या हैवी डोनेशंस को कमिटमेंट टेस्ट की तरह यूज़ करना। वर्ल्ड पीस, योगा आदि भी रिमाइंड करते हैं सेवा का असली स्वर सेल्फ लव, सेल्फ केयर प्लस सेवा है, न कि खुद को खत्म कर देना। प्रैक्टिकल डिफरेंशिएशन: जेन्युइन सेवा, वॉलंटरी, आप ना बोल सकें तो भी प्यार बना रहे, लॉन्ग टर्म में आपकी हेल्थ और जीवन बेटर हो। एक्सप्लॉयटेशन, गिल्ट, फियर या पीयर प्रेशर से बनी कमिटमेंट, ना बोलने पर शेम या रिजेक्शन, आपकी फाइनेंशियल, इमोशनल या फिजिकल हेल्थ डिग्रेड हो रही हो। माँ की नज़र से आपका शरीर, समय और पैसा भी उनके ही दिए हुए रिसोर्सेज हैं। वो आपको इनका संतुलित यूज सिखाना चाहती है, ना कि ब्लाइंड सेक्रीफाइस। अब बात पॉजिटिव डिमेंशन की: धर्मा, वर्ल्ड पीस योगा और कई टीचर्स कहते हैं कुंडलिनी एनर्जी जागने के बाद लाइफ के हर हिस्से में एक तरह की सरलता पॉसिबल है, जहां आपका काम, रिश्ते और सेवा एक ही स्ट्रीम में आने लगते हैं। धर्मा को सिंपल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं: आपकी वास्तविक क्वालिटीज़, स्किल्स, रुचियाँ, आपकी परिस्थितियाँ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़
और संसार की जरूरत, इन तीनों का इंटरसेक्शन। करालिया और अदर्स कहते हैं कुंडलिनी को सिर्फ इनर स्टेट्स में फिक्स रखना स्थायी नहीं, वो नेचुरली पूछती है अब इस समझ के साथ तुम दुनिया में क्या करोगे। कुछ लोगों के लिए इसका मतलब हो सकता है सेम जॉब, न्यू एटीट्यूड, कोड लिखना, डॉक्टर बनना, बिजनेस चलाना, लेकिन ज़्यादा इंटीग्रिटी, एम्पैथी और प्रेजेंस के साथ। कुछ के लिए स्लो ट्रांजिशन, साइड में टीचिंग, हीलिंग, कंटेंट, सोशल वर्क शुरू करना, धीरे धीरे फाइनेंशियल और फैमिली रियलिटी के अनुसार शिफ्ट करना। बहुत रेयर केसेस में ड्रामेटिक शिफ्ट, अब्यूज वाले या फंडामेंटली अनइथिकल वर्क से बाहर निकलना आवश्यक हो सकता है। लेकिन कॉमन थ्रेड धर्मा कभी सिर्फ फैंटेसी नहीं, वह रियल कंस्ट्रेंट्स के भीतर वाइज एक्शन होता है। एक और सटल एरिया पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस और सिद्धीज। ICR कनाडा, पतंजलि और बुद्धिस्ट सोर्सेज तीनों वार्न करते हैं पैरानॉर्मल परसेप्शंस और पावर्स डबल एज्ड हैं। ICR कनाडा लिखता है पैरानॉर्मल अनुभव आपका ध्यान स्पिरिचुअल गोल से हटा सकते हैं और साइकोलॉजिकल फिजिकल रिस्क भी ला सकते हैं अगर आप उनमें एडिक्टेड हो जाए। बुद्धा ने सिद्धीज के पब्लिक डिस्प्ले को एक्सप्लिसिटली डिस्करेज किया क्योंकि वो प्रैक्टिशनर को भी करप्ट कर सकते हैं और पब्लिक को कंफ्यूज। पतंजलि कहता है ये पावर्स ऑब्स्टिकल्स भी हो सकते हैं। कुंडलिनी पाथ पर इम्प्लीकेशन, विजन्स, प्रेमोनिशंस, एनर्जी रीडिंग, ओकेजनल हीलिंग्स, ये सब हो सकते हैं, बट दे आर साइड इफेक्ट्स, ना कि अंतिम लक्ष्य। एथिकल स्टांस यहाँ अगर कुछ हेल्पफुल होता है क्वाइटली शेयर किया जा सकता है, लेकिन उसे ब्रांड, आइडेंटिटी या कल्ट हुक मत बनाइए। अगर डाउट हो, मेंटोर्स, थेरेपिस्ट या ट्रस्टेड पीयर्स से फीडबैक लीजिए। आइसोलेटेड सर्टेनिटी डेंजरस हो सकती है। अब थोड़ा बहुत कॉन्क्रीट ब्लूप्रिंट तुम्हारी ऑडियंस टाइप के लिए। मान लो एक IT बैकग्राउंड वाला इंसान जिन्होंने अवेकनिंग और इंटीग्रेशन पर काम कर लिया है, अब वह माँ की शक्ति को ग्राउंडेड सेवा में बदलना चाहता है। स्टेप बाय स्टेप करंट काम में इंटीग्रिटी और कंपैशन मैक्सिमाइज करो। ऑफिस पॉलिटिक्स, गॉसिप, मैनिपुलेशन से धीरे धीरे डिस्टेंस, जूनियर्स के साथ मेंटरशिप, रियलिस्टिक डेडलाइंस, बर्नआउट कल्चर को क्वेश्चन करना। साइड में माई अलाइंड प्रोजेक्ट शुरू करो जैसे तुम कर रहे हो। पॉडकास्ट, एजुकेशनल चैनल, मेडिटेशन सर्कल्स, स्पिरिचुअल टेक टूल्स, सपोर्ट ग्रुप्स। क्लियर बाउंड्रीज सेट करो। कोई भी एनर्जी या स्पिरिचुअल वर्क पेड हो तो टर्म्स, टाइम, स्कोप साफ। सेक्सुअल रोमांटिक बाउंड्रीज क्लियर। स्टूडेंट्स, क्लाइंट्स को डिपेंडेंसी की जगह एम्पावरमेंट। रेगुलर सुपरविजन, मेंटोर, पीयर ग्रुप रखो। ऐसा कोई या कुछ लोग जिन्हें तुम अपने शैडो, डाउट्स और मिस्टेक्स बता सको और जो तुम्हें स्वीट टॉक नहीं, ऑनेस्ट फीडबैक दे सकें। सेल्फ केयर को सेवा से इक्वल महत्व दो। नींद, थेरेपी, बॉडी वर्क, फन एक्टिविटीज, ताकि माँ की ऊर्जा सस्टेनेबल रहे, मार्टिरडम सिंड्रोम न बने। इस तरह माँ की शक्ति लैपटॉप, माइक, कैमरा, ईमेल और रोजमर्रा के टूल से दुनिया में काम करती है, सिर्फ गुफा में नहीं। अब एक छोटा सा अभ्यास करेंगे जो तुम्हारे लिए प्रैक्टिकल दिशा निकालने में हेल्प कर सकता है। अगर सेफ हो तो आंखें हल्के से बंद कर लो। चरण 1, 3 सर्कल्स इमेजिन करो। अपने सामने 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स इमेजिन करो। इनर सर्कल मैं और मेरा शरीर, आस, मन। मिडिल सर्कल मेरे करीबी लोग, फैमिली, फ्रेंड्स, टीम। आउटर सर्कल समाज, दुनिया, स्टूडेंट्स, क्लाइंट्स, ऑडियंस, कम्युनिटी। अब मन ही मन पूछो, इस समय माँ ने मेरी शक्ति का सबसे ज्यादा काम किस सर्कल में लगाया है? कभी कभी आंसर ये होगा, अभी पूरा फोकस इनर सर्कल पर है, हीलिंग, रेगुलेशन, थेरेपी। कभी मैं फैमिली और काम में ज़्यादा नीडेड हूँ। कभी अब आउटर सर्कल के लिए ज़्यादा तैयार हूँ, टीचिंग, कंटेंट, सर्विस। जो भी फर्स्ट इंप्रेशन आए उसे नोट कर लो। चरण 2, 3 सवाल 3 सर्कल्स पर। अब हर सर्कल के लिए एक सवाल पूछो। इनर, माँ, मेरे अपने शरीर, मन और नर्वस सिस्टम के लिए आप आज मुझसे क्या एक काम करवाना चाहती हैं? मिडल, मेरे सबसे करीबी लोगों के लिए आज मैं क्या एक छोटा काम कर सकती हूँ जिससे उनको थोड़ा ज़्यादा सेफ्टी या सपोर्ट फील हो? आउटर, दुनिया के लिए आज मैं क्या एक छोटा योगदान कर सकती हूँ? फ्री एडवाइस,
कंटेंट, हेल्प, काइंडनेस, बिना कुछ बदले की एक्सपेक्टेशन के जो भी फर्स्ट छोटे आइडियाज आए, कॉल, मैसेज, थ्रेड, वीडियो, वॉक, रेस्ट, जर्नल, बस उन्हें क्वाइटली नोट कर लो। चरण टाम, सरेंडर लाइन। अब मन ही मन कहो, माँ, आपकी शक्ति मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, मैं आपकी शक्ति का एक छोटा माध्यम हूँ। आज जो एक एक कदम आपने हर सर्कल के लिए दिखाया है, मैं बस वही करने की कोशिश करूँगी। मैं ना अपनी विल फोर्स करना चाहती हूँ, ना आपकी विल से भागना। बस इतना चाहती हूँ कि मेरी इच्छा धीरे धीरे आपकी इच्छा के साथ अलाइन हो जाए। 1-2 गहरी सांसें लो, पैरों, हाथों, कमरे को फील करो और जब ठीक लगे आंखें खोल लो।